Good morning, everyone. I hope all of you are studying well at your home. आज जैसा कि आपको पता है क्लास 8 एसएसटी में चैप्टर 18 रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इन इंडिया, इस चैप्टर के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। और अभी तक जो हमने देखा वो ये देखा कि आखिर ऐसे क्या रीज़न रहे जिसकी वजह से ये जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है आना पड़ा, है ना। मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में सब कुछ मॉडरेट तरीके से ही होता रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से ही हमारे जो नेता गण थे, है ना, उन्होंने आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन टाइम के साथ क्या होता जा रहा है कि जब ब्रिटिशर्स से परेशान हो गए, है ना, कुछ स्पेशल जो इश्यूज थे वो इंक्रीज हुए, तो इस वजह से फिर लोगों को क्या करना, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आए, क्रांतिकारी लोग आए, है ना। और उसके कुछ हमने कारण भी यहाँ पे पढ़े थे, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, लॉर्ड कर्जन की पॉलिसियाँ, है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इंटरनेशनल इवेंट्स, है ना। और उसके बाद अपनी उन योजनाओं को लागू करने के लिए, है ना, अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से उन्होंने प्लान किया था, है ना, क्या क्या प्रोग्राम्स बनाए थे, वो हमने कल देखे थे। अब देखिए, अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सपांशन ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड प्रोमिनेंट लीडर्स, है ना, कि कैसे उन्होंने ये जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाया और उसके प्रमुख नेता कौन हुए देश के अलग अलग भागों में, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में दिया गया है। महाराष्ट्र वॉज द सेंटर ऑफ रेवोल्यूशनरी, है ना। यहाँ अब आपको जो चीज़ें याद रखनी है ना, उन पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि महाराष्ट्र में जो भी रेवोल्यूशनरीज थे उनमें से मुख्य कौन कौन से नाम थे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, वासुदेव बलवंत फाड़के, विनायक रानाडे, छापेकर बंधु मतलब ये दो भाई थे छापेकर ब्रदर्स, है ना, और श्यामजी वर्मा एंड विनायक दामोदर सावरकर। ये जो कुछ लोग थे वो महाराष्ट्र के प्रमुख क्रांतिकारी लोग थे, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए, वासुदेव फाड़के वॉज द लीडर ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्यू पीपल, ही ऑक्युपाइड धमरी, बाल्टे, पालसे विलेज इन 1879। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले तो महाराष्ट्र में कौन कौन से लीडर थे, वासुदेव बलवंत फाड़के, विनायक रानाडे, छापेकर बंधु, श्यामजी वर्मा एंड विनायक दामोदर सावरकर। अब इन सब में भी जो लीडर था वो कौन था, वो थे वासुदेव फाड़के। ये इस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के महाराष्ट्र स्टेट में लीडर थे। अब इनकी एक खास अचीवमेंट क्या थी, है ना, एक आपको क्वेश्चन भी आएगा, क्या आएगा, विच विलेजेस वर ऑक्युपाइड बाय द वासुदेव बलवंत फाड़के। ये आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, तो उस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, वासुदेव बलवंत फाड़के वॉज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्यू पीपल, कुछ लोगों की मदद से, ही ऑक्युपाइड धमरी, बाल्टे, पालसे विलेज इन 1879, है ना। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन विलेजेस का आपको नाम याद रखना है। अब देखिए, लेटर ऑन ही वाज अरेस्टेड इन द सेम ईयर एंड वॉज बैंड टू सेलुलर जेल इन अंडमान एंड निकोबार। अब क्या हुआ, जब इनकी एक्टिविटीज काफी थोड़ी सी बढ़ने लगी तो इनको ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। अब यहाँ पे इनको एक खास जेल भेजा गया है ना, कौन सी जेल, देखिए ये नाम आपने बहुत बार सुना है पर आप ध्यान नहीं देते हैं, है ना, सेलुलर जेल। सेलुलर जेल बार बार आपके जब आप पढ़ाई करेंगे हिस्ट्री तो कई बार आएगी इंडियन हिस्ट्री के पढ़ते टाइम, है ना। देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना, इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एक स्पेशल जेल बनाई जिसका नाम रखा सेलुलर जेल, है ना। इसलिए अब इसका नाम सेलुलर, सेल से आप समझते हो छोटे छोटे कमरे, तो इस जेल में ना बहुत छोटे छोटे कमरे थे और उनमें ना लाइट जाती थी ना रोशनी की व्यवस्था होती थी। और ये जेल किस लिए बनाई गई थी, इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जब इन क्रांतिकारियों को इंडियन जेल्स में रखते थे ना तो भाग जाते थे। और ये जो सेलुलर जेल थी वो अंडमान निकोबार आइलैंड पर थी। और अंडमान निकोबार आइलैंड पे क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ चारों तरफ पानी है, अगर आप भाग भी जाओगे तो कहाँ जाओगे, ना खाने को मिलेगा ना पीने को मिलेगा, फॉरेस्ट एंड ओशियन, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और यहाँ पे ना इस जेल में अगर आप आज भी घूमने जाओगे, अब तो वहाँ पे म्यूजियम बना दिया गया है, जब आप जाओगे तो देखोगे ना वहाँ पे लोगों को सजा देने के लिए ना ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता था, डरते थे यहाँ जाने से लोग।
चलिए, अब इन 1893 गणपति उत्सव वॉज सेलिब्रेटेड एंड 1895 द शिवजी उत्सव। अब देखिए जरा, ये क्रांतिकारियों का एक तरीका था, वो ना ऐसे मौके ढूंढते थे जिनकी वजह से लोगों को एकत्रित किया जा सके, लोगों में एकजुटता की भावना को लाया जा सके, है ना। तो उन्होंने क्या प्लान किया कि भैया जो गणपति उत्सव है ना उसको हम मिलजुल के मनाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, और उन्होंने किया भी। 1893 में गणपति उत्सव को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट उन्होंने करवाया, और 1895 में फिर महाशिवरात्रि का जो उत्सव आता है उसको उन्होंने बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करवाया। जब कोई फंक्शन होता है किसी कॉलोनी में या किसी शहर में, तो शहर के सारे लोग जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जब मिलते हैं तो उनमें फीलिंग ऑफ वननेस आती है। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम उन्होंने करवा के महाराष्ट्र के लोगों में एक एकता की भावना को जागृत किया, नेशनलिज्म की भावना को जागृत किया। इन 1897 दामोदर एंड बालकृष्ण छापेकर ब्रदर्स मर्डर्ड एन इंग्लिश ऑफिसर। देखिए जरा, फिर आपका वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन है, वू वर असैसिनेटेड बाय छापेकर ब्रदर्स। असैसिनेटेड मतलब मर्डर कर देना, किसका मर्डर किया, है ना। तो छापेकर ब्रदर्स ने किसका मर्डर किया, तो यहाँ पे आपको क्लियरली ये देखने को मिल जाएगा कि इन 1897 दामोदर एंड बालकृष्ण छापेकर ब्रदर्स मर्डर्ड एन इंग्लिश ऑफिसर रैंड हेड ऑफ फ्लैग कमेटी एंड लेफ्टिनेंट एमरेस्ट पुणे, है ना। तो छापेकर ब्रदर्स ने किसका मर्डर किया, उन्होंने किया एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था रैंड। क्या नाम था, रैंड। ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसका मर्डर किया उन्होंने, एक ब्रिटिश ऑफिसर रैंड का। वो क्या था, हेड ऑफ फ्लैग कमेटी। देखो प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, है ना, तो उसको हेड बनाया गया था कि आप जाइए जांच कीजिए लोगों का क्या नुकसान है। ईमानदारी से काम नहीं किया, मर्डर कर दिया, जाओ भैया। अब ये जो उन्होंने काम किया, एक ब्रिटिश ऑफिसर का मर्डर किया, तो इसके लिए छापेकर ब्रदर्स को बाद में ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया और वॉज सेंटेंसेड टू डेथ, और उनको फांसी पे लटका दिया। इसके बाद इन 1909 जैक्सन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक वॉज किल्ड, है ना। अब नासिक के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम जैक्सन है, उनको मार दिया गया। 3 पर्सन्स वर सेंटेंस। अब इस मामले में फिर 3 लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया गया। एंड 27 पर्सन्स वर गिवन लॉन्ग रिगोरियस इम्प्रिजमेंट इन दिस केस, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट जज है ना जैक्सन भाई साहब, इनको जब मारा गया तो 3 लोगों को तो मौत की सजा दी गई, फांसी पे लटका दिया, और 27 लोगों को लंबी जेल की सजा दी, है ना। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे इस महाराष्ट्र वाले पूरे चैप्टर में, है ना, 2 चीजें। पहला कि कौन कौन से विलेजेस पे कब्जा कर लिया था, तो धमरी, बाल्टे, पालसे विलेज इन 1879, और यहाँ पे जो छापेकर ब्रदर्स हैं उन्होंने किसको मारा, तो उन्होंने क्या मारा था, एक ब्रिटिश ऑफिसर रैंड, जो क्या था, फ्लैग कमेटी का हेड था। ये 2 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, इससे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि बंगाल में कैसे ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है हमारे वो चलिए अब बात करते हैं बंगाल में क्या हुआ, है ना। इसको फटाफट शॉर्ट में निपटाएंगे क्योंकि इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। बंगाल में जो मुख्य क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरिस्ट थे, है ना, वो कौन कौन थे, बरिंद्र घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ला चक्की एंड नरेंद्र घोष। देखो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है ना, जो इंपॉर्टेंट नाम है वो कौन कौन है यहाँ पे, खुदीराम बोस और दूसरा जो प्रफुल्ल चाकी, है ना, क्योंकि इनका आगे थोड़ा सा योगदान आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। उसके अलावा कौन है, गोसाई हेमचंद्र दास वर द प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरिस्ट इन बंगाल। पी मित्रा फाउंडेड द अनुशीलन कमेटी इन बंगाल, है ना। पी मित्रा नाम के यहाँ पे क्रांतिकारी हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, अनुशीलन कमेटी, है ना। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि अनुशीलन कमेटी किसके द्वारा बनाई गई, हु फाउंडेड द अनुशीलन कमेटी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, पी मित्रा। क्या होना चाहिए, पी मित्रा फाउंडेड द अनुशीलन कमेटी। ओके, द एम ऑफ दिस कमेटी वाज टू कल्टिवेट फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल शार्पनेस अमंग द यूथ। अब ये अनुशीलन कमेटी जो पी मित्रा जी ने बनाई थी उसका क्या काम था कि जो यूथ थे, है ना, उसमें उनके अंदर कुछ गुणों का विस्तार करना, है ना। उनमें कौन कौन से, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल शार्पनेस, फिजिकल तरीके से मजबूत हो सकें,
है ना, जिससे कि वो आज़ादी की लड़ाई में लड़ना पड़े तो लड़ सकें। और इंटेलेक्चुअल शार्पनेस कि कैसे, है ना, तो कैसे क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाना है, इस चीज़ की समझ उनको दी और साथ ही साथ उनको फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग किया। दिस ऑर्गेनाइजेशन गॉट सपोर्ट फ्रॉम द अरबिंदो घोष एंड डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, है ना। ये जो अनुशीलन समिति थी इसको किस किसने सपोर्ट किया? डॉक्टर अरबिंदो घोष जी ने और डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने। अब एंटी ब्रिटिश न्यूज़ वर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर युगांतर एंड संध्या। आप देखिए ये भी इनके पूरे प्लान का हिस्सा है। एक तो अनुशीलन कमेटी बनाई, उससे लोगों को उन्होंने ट्रेन किया, है ना। अब उसको कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया अनुशीलन कमेटी को, किसने? डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, डॉक्टर अरबिंदो घोष ने। अब यहाँ पे देखिए वो पूरा माहौल बनाना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने एंटी ब्रिटिश न्यूज़ को पब्लिश करना शुरू कर दिया। किसमें? न्यूज़पेपर्स में। उन न्यूज़पेपर का नाम क्या क्या है? तो दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर के नाम आपको याद रखने हैं। पहला है कौन सा? युगांतर, और दूसरा है संध्या। युगांतर और संध्या दो न्यूज़पेपर हैं, बंगाल में चल रहे हैं और इनमें क्या कर रहे हैं? वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं कि लोग क्या हो जाएं? परेशान हो जाए, है ना, लोगों में एकता की भावना आए। खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की थ्रू। अब देखिए ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है ना। यहाँ पे कौन कौन है? दो मेन, इसलिए मैंने बोला था कि खुदीराम बोस का नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है ना। तो क्या हो रहा है? खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की थ्रू अ बॉम्ब ऑन अ कैरेज ऑफ डिफेम्ड जज किंग्सफोर्ड, है ना। कोलकाता में एक जज साहब थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड, है ना। तो जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की थे वो बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि हमको इन जज साहब को मारना है। तो क्या हुआ? उन्होंने पूरा प्लान बनाया और एक दिन एक जो कार थी वो जा रही थी और इनको वहाँ पे फुल प्रूफ, अब बिल्कुल सॉलिड न्यूज़ मिली थी कि इस कार में जो किंग्सफोर्ड जज साहब हैं वो जाने वाले हैं, लेकिन किसी कारणवश वो किंग्सफोर्ड उस कार में नहीं बैठ पाए थे। अब जब वो उस कार में नहीं बैठे तो क्या हुआ? उस कार में 3 ब्रिटिश महिलाएं बैठी हुई थी, है ना, 3 ब्रिटिश वुमेन थी और इन्होंने बम फेंक दिया। जब बम फेंका तो जो ब्रिटिश महिलाएं थीं वो इस इंसिडेंट में मारी गईं। अब मारी गई तो ब्रिटिशर्स बौखला गए वहाँ पे, और जब वो बौखलाते हैं तो क्या होता है? सून आफ्टर चक्की शूट हिमसेल्फ। अब देखो इस इंसिडेंट के बाद जो मिस्टर जो चक्की हैं, है ना, उन्होंने खुद को शूट कर लिया। उनको लगा कि यार अब ब्रिटिशर्स से पकड़े जाएंगे तो उससे बेटर है कि खुद को मार लो। और जो खुद तो उन्होंने अपनी जीवन रेखा वहीं पे समाप्त कर ली और खुदीराम बोस वॉज अरेस्टेड, टाइड एंड हैंग टू डेथ। और खुदीराम बोस को बाद में, जैसा कि उन्होंने सोचा ही था, कि उनको पकड़ लिया गया और उनको फांसी पे लटका दिया गया। तो इतनी कहानी थी। उसके बाद एक और इंसिडेंट होता है। आफ्टर दिस इंसिडेंट अ हाउस इन कोलकाता, द मनी कोटला गार्डन हाउस विच वॉज यूज्ड बाय, अब देखिए जरा, कोलकाता में इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को चलाने के लिए ना एक जगह थी, एक घर था, है ना, और वो काफी बड़ा घर था, गार्डन वार्डन सब था, उसका नाम था मनी कोटला। अब इस जगह का वो यूज़ किस लिए करते थे? बम बनाने के लिए, अपने लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, उनको शूटिंग सिखाने के लिए, है ना। तो इसकी खबर जैसे तैसे ब्रिटिशर्स को लग गई, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इस पर रेड मार दी, छापा, रेड आने छापा मार दिया, अचानक से रेड मार दी और यहाँ पे 34 रेवोल्यूशनरीज थे, उनको पकड़ लिया गया। इसमें आपके अरबिंदो घोष भी थे, है ना, वरेंद्र कुमार घोष भी थे, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया। और यहाँ पे द गवर्नमेंट लॉयर एंड डेप्यूटी पुलिस सुपरिटेंडेंट वर किल्ड ड्यूरिंग ऑनगोइंग ट्रायल्स। यहाँ पे कुछ लोगों की हत्या हुई और इन लोगों को जब पकड़ा गया तो क्या हुआ? कुछ को जेल भेज दिया गया, कुछ को फांसी पर लटका दिया गया। तो ये पूरा कोलकाता का हमारा आंदोलन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट पूरे ऑल इंडिया में चल रहा है ना। सबसे पहले हमने देखा किसके बारे में? हमने देखा महाराष्ट्र में, 2 क्वेश्चंस हमारे वहाँ से बनते हैं। उसके बाद हमने देखा बंगाल में, है ना, बंगाल में 2 इंसिडेंट हमको याद रखना है। अब चलिए चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में क्या हो रहा है? चलिए पंजाब में क्या होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी जो पंजाब से आया उनका नाम आपको याद रखना है। पंजाब हैड रिवोल्यूशनरीज लाइक लाला लाजपत राय, इनको तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लाल वाल पाल में भी इनका नाम है, लाला लाजपत राय, है ना। इनके बारे में आप अगली क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद सरदार अजीत सिंह,
फिर लाला हृदयाल और मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा जो है वो बहुत बड़ा नाम है। लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह जी, लाला हृदयाल, मदन लाल ढींगरा, है ना, सूर्य अम्बा प्रसाद, है ना। तो ये जो कुछ ऊपर जो कुछ मेन नाम मैं आपको बता दूं, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह जी, लाला हृदयाल और मदन लाल ढींगरा, ये बड़े नाम हैं, है ना। जब आप आगे हिस्ट्री पढ़ोगे क्लास 9-10 में तो इनके बारे में आपको काफ़ी पढ़ने को मिल जाएगा। अब क्या है, द एजुकेटेड क्लास इन पंजाब वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट्स ऑफ रेवोल्यूशनरीज। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि जो एजुकेटेड क्लास है, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो इन जो रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। अंडर द ज्वाइंट लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय, अजीत सिंह एंड लाला हृदयाल, अ मूवमेंट इन फेवर ऑफ फार्मर्स वॉज स्टार्टेड। यहाँ पे कोई लीडर नहीं है ना, ज्वाइंट लीडरशिप, ये सब मिलके एक आंदोलन चला रहे हैं। कौन कौन? लाला लाजपत राय, अजीत सिंह और लाला हृदयाल, इन तीनों की लीडरशिप में एक आंदोलन चलाया गया। किसके फेवर में? वहाँ के फार्मर्स के लिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, आप देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट गुस्सा हो जाती है ना, क्योंकि वो फार्मर्स का क्या कर रही है? शोषण कर रही है, और ये फार्मर्स के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि इन तीनों को पकड़ के डिपोर्ट कर दिया, मतलब देश से बाहर निकाल दिया। चाहिए भाई साहब, आप यहाँ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए परेशानी बन रहे थे ना। तो लाला लाजपत राय, अजीत सिंह को भेज दिया बाहर, और फिर यहाँ पे एक कूका मूवमेंट्स नाम से एक नया आंदोलन की शुरुआत होती है। कूका मूवमेंट्स क्या होता है? कूका मूवमेंट में क्या था कि छुप के, है ना, कोई ब्रिटिश ऑफिसर जा रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ पास कू 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 की आवाज़ से ट्रांसफ़र कर देते थे, है ना। यहाँ से कोई ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा, यहाँ से बोलेंगे कू जा रहा है भैया, उसको पकड़ लो, मार। इस टाइप के मूवमेंट्स फिर वहाँ पे शुरू हो गए। तो ये पंजाब के बारे में था, है ना। नाम याद रखना है, लाला लाजपत राय, लाला हृदयाल और मदन लाल ढींगरा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही हमारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की बात चल रही है ना, अब्रॉड, है ना, हमारे कुछ इंडियंस लोग हैं उस टाइम विदेशों में भी थे, और वहाँ पे भी ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही थी, है ना। लोग दूसरे देश में बैठे बैठे हमारे भारत की, इंडिया की आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे थे। तो उनको हम इस पार्ट में देखेंगे कि अब्रॉड, दूसरे देशों में बैठ के कौन कौन सी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हमने चलाई। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, फॉरेन तो सबसे पहले, अच्छा, ब्रिटिशर्स के देश में ही, ब्रिटेन में ही बात करते हैं सबसे पहले, है ना। कुछ लोग ब्रिटेन पढ़ने लिखने गए थे और वहीं पे उन्होंने सोसाइटीज़ फॉर्म कर ली। कैसी सोसाइटी? जो ब्रिटेन में बैठ के इंडिया की ही आज़ादी के लिए, देखो वो ब्रिटिशर्स जो इंडिया पे राज कर रहे हैं, उन्हीं के देश में जाके उन्हीं के खिलाफ उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बना ली और काम कर रहे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व भी हमारे यहाँ हुए हैं। तो इंडियन रेवोल्यूशनरीज वर एक्टिव इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। अच्छा देखिए, बहुत सारे देशों में है, पर यहाँ पे जो बात कही गई है वो ब्रिटेन की कही गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्याम जी वर्मा नाम के एक व्यक्ति होते हैं, है ना। उन्होंने ब्रिटेन में रहते हुए एक इंडिया हाउस नाम का ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है। क्या बना लिया है? इंडिया हाउस नाम का ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है। कहाँ पे बना रहा है? लंदन में। ये उन्हीं की जगह है, ब्रिटिशर्स की। तो अब देखिए यहाँ पे वो क्या करते हैं, इंडिया हाउस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया लंदन में। अब इस हाउस का क्या काम है? दिस वाज द सेंटर ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हियर। पूरे ब्रिटेन में जो जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो रही है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ब्रिटेन में ही रह के वो कहाँ पे हो रही है? इस इंडिया हाउस में हो रही है ना। ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख दिया, एक ऑफिस बना दिया, और सब लोग वहाँ पे आते हैं, जितने भी इंडियंस वहाँ पर है ना, सब लोग वहाँ पे रेगुलरली आते हैं, मिलते हैं, प्लान बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स को भगाना है। और उन्होंने वहाँ पे एक सोशलॉजिस्ट मैगजीन भी स्टार्ट की, एक मैगजीन, जिससे कि क्या है कि वो जो जानकारियाँ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो गलत काम कर रहे हैं ब्रिटिशर्स इंडियंस के लिए, तो उनके खिलाफ नफरत फैलाने की, ब्रिटिशर्स से लोग नफरत करने लगें, या उनकी जो सच्चाई है एक्चुअल में, उसको वो उस मैगजीन में लिखते हैं और उसको लोगों को देते हैं, जिससे कि सब लोग जान सकें। और वहाँ पर उन्होंने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू की थी। स्कॉलरशिप प्रोग्राम किस लिए? कि और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस यहाँ आ सकें, यहाँ पढ़ सकें, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन अच्छी थी, मॉडर्न एजुकेशन मिलती थी। तो यहाँ पे आएँ और पढ़ें, अब पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी तो ना वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठा पाएंगे, सही गलत का फ़र्क उनको पता चलेगा। तो इसलिए उन्होंने स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया अपनी तरफ से। अब यहाँ पे कौन कौन लोग हैं? विनायक दामोदर सावरकर जी, बनेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी, तिरुमल आचार्य जी, भिकाजी कामा, है ना, भिकाजी कामा,
और भाई परमानंद और मदन लाल ढींगरा एंड लाला हरदयाल पर द एक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इन लोगों के जो नाम लिए हैं वो वहाँ पे रेगुलरली उस सोसाइटी में आते जाते थे और श्यामजी मुखर्जी के नेतृत्व में वो वहाँ पे काम धाम देख रहे थे, है ना, कि कैसे हमको मूवमेंट्स को आगे बढ़ाना है। अब वन ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी मदन लाल ढींगरा इन 99 किल्ड करजन वैली द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, है ना। एक देखो इंडिया का शासन इंडिया में कौन देखता था, तो वो देखते थे यहाँ पे वायसराय। अब वायसराय के ऊपर एक व्यक्ति और होता था जो इंडिया में नहीं रहता था, जो ब्रिटेन में ही बैठता था, है ना, उसको बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, है ना, वो वायसराय से भी ऊपर है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो जो मदन लाल ढींगरा जी हैं उन्होंने ईयर 1909 में उस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को मार दिया। बहुत ही बड़ी बात है कि इंडिया में उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री लेवल का आदमी था वायसराय, उसके भी ऊपर बैठने वाला व्यक्ति जो बाद में सीधी ब्रिटेन की महारानी को रिपोर्ट करता था, उसको बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और उसको मार दिया ब्रिटेन में ही। किसने? मदन लाल ढींगरा जी ने। तो इस वजह से मदन लाल ढींगरा जी को क्या हो गया? फांसी की सजा सुनाई दे दी। और जो विनायक दामोदर सावरकर जी हैं जो उनके साथ थे, उनको फिर से दोबारा से वही जो सेलुलर जेल है अंडमान निकोबार आइलैंड में, वहां पे भेज दिया गया। अला तो ऐसा चल रहा है। अब आगे की कहानी पे आते हैं। इन 1913 द गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन द। आप देखिए जरा, ये ब्रिटेन में जो एक्टिविटीज हुई उनका हमने एक शॉर्ट डेमो थोड़ा सा देखा। अब चलते हैं कहाँ? यूएसए की तरफ। भैया पूरे दुनिया में इंडियंस फैले थे उस टाइम पे भी, और वहाँ से अपना काम कर रहे थे देश के लिए। तो ब्रिटेन का हमने देखा, अब चलते हैं हम कहाँ? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका उस टाइम पे आज़ाद हो चुका था, बहुत पहले ही आज़ाद हो गया था अमेरिका। तो इन 1913 गदर पार्टी, है ना, इसको आपको याद रखना है। गदर पार्टी कहाँ पे फॉर्म हुई भैया? यूएसए में फॉर्म हुई। कब हुई? 1913 में फॉर्म हुई, है ना। किसने की? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल वॉज द एक्टिविस्ट ऑफ दिस पार्टी। द गदर मैगजीन, अच्छा अब उन्होंने गदर पार्टी बनाई तो गदर मैगजीन भी बनाई। मैगजीन का काम क्या था? वही कि ब्रिटिशर्स जो गलत काम कर रहे हैं, एट्रोसिटीज कर रहा है, एट्रोसिटीज यानी अनियमितताएं कर रहे हैं, उनको लोगों के सामने रखना। जो भारतीयों का शोषण कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, उसको लोगों के सामने रखना, जिससे कि सब लोग जान सकें। तभी तो नफरत फैलेगी ना, और जब नफरत फैलेगी तो लोग एकजुट होंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ये उनका मेन टारगेट होता था, और इसमें न्यूज़पेपर और मैगजीन्स मेन उसका साधन होते थे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ गदर पार्टी वॉज टू हेल्प लोकल रिवोल्यूशनरीज टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, है ना। इस गदर पार्टी का क्या था? जो इंडिया में रहने वाले रिवोल्यूशनरीज थे ना, उनकी किसी भी तरह से मदद करना, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वेपन्स के मामले में हो, या किसी तरह की ट्रेनिंग वगैरह के नाम। तो वो वहीं से बैठे बैठे इनके लिए मदद भेज देते थे। अब रास बिहारी बोस इस पार्टी के मेंबर, विष्णु गणेश पिंगले, सचिंद्र सन्याल एंड करतार सिंह, इन लोगों ने मिलके एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? कि देखिए, उन्होंने प्लान बनाया कि 21 फरवरी 1915 को अपन इंडिया में एक बड़ा आंदोलन लॉन्च करेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। लेकिन क्या होता है, इस आंदोलन के लॉन्च होने से पहले ही ब्रिटिशर्स को खबर लग जाती है इसके बारे में, और जब उनको इन्फॉर्मेशन, उनको पता है कि ऐसा कुछ बखेड़ा खड़ा होने वाला है, तो वो क्या करते हैं, इन लोगों को पहले ही कस्टडी में ले लेते हैं। और उन्होंने जब कस्टडी में ले लिया, आज इस आंदोलन का नाम क्या रखने वाले थे? गदर मूवमेंट। गदर पार्टी बनाई, मैगजीन का नाम भी गदर मैगजीन है, और जो आंदोलन उन्होंने प्लान किया इंडिया में 21 फरवरी 1915 से, उसका नाम भी उन्होंने गदर आंदोलन, गदर मूवमेंट रखा। लेकिन पहले ही जानकारी लगने की वजह से इन लोगों को पकड़ लिया, तो मूवमेंट शुरू ही नहीं हुआ, उसको सब दबा दिया गया। आगे की कहानी। एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगन, लाला हरदयाल एंड हिज कॉमरेड्स वेंट टू जर्मनी। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो लाला हरदयाल और उनके जो कॉमरेड्स, मतलब साथ में काम करने वाले थे, वो कहाँ चले गए? जर्मनी चले गए। इन 1907 एट स्टुटगार्ट इन जर्मनी, मैडम कामा वॉज फर्स्ट टू अनफ्यूल द इंडियन फ्लैग विद द ड्रीम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। अब देखिए जरा, जर्मनी में एक जगह है, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होती है, एक कुल मिला के एक बैठक होती है, जिसमें अलग अलग जगह से लोग आते हैं। इंटरनेशनल है ना, सारे पूरी दुनिया से वहाँ पे
अलग अलग कमिटीज आई हुई हैं सबको बोलने का। तो उसी कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, जो मैडम कामा है, इंडियंस है ना, मैडम कामा है, उन्होंने क्या किया, वहां पे इंडियन फ्लैग को पहली बार उन्होंने वहां पे क्या किया, इंट्रोड्यूस किया इंडियन फ्लैग को, और उसको वहां पे फहरा दिया, और वहां पे लोगों को बताया इंडियंस के उस ड्रीम के बारे में कि हम इंडियंस आज़ादी चाहते हैं और आज़ादी को लेके रहेंगे, है ना। तो ऐसा ये पहली बार होता है। अब देखिए जरा मैडम कामा जी के बारे में, भिकाजी कामा, इनका पूरा नाम है मिसेस भिकाजी कामा, मैडम कामा के नाम से इनको जाना जाता है। इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई। दिस इज द फ्लैग, उन्होंने क्या डिक्लेरेशन दिया उस सोशलिस्ट इंटरनेशनल काउंसिल में, उन्होंने बोला दिस इज द फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये भारत की आज़ादी का फ्लैग है। नाउ लुक एट इट, इसकी तरफ देखिए, इट हैज़ बीन बॉर्न, ये जन्म ले चुका है, इट हैज़ बीन प्यूरिफाइड बाय द ब्लड ऑफ इंडियन मार्टायर्स, इसको शुद्ध किया गया है किससे, भारतीय शहीदों के खून से। आई कॉल अपॉन द जेंटलमैन टू स्टैंड अप एंड सैल्यूट दिस फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। देखिए क्या बात उन्होंने कही है, जहां पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं और उस कॉन्फ्रेंस में वो एक इंडियन फ्लैग को फहराती हैं और बोलती हैं कि भारत की आज़ादी का फ्लैग है और इसका जन्म हो चुका है, और इस फ्लैग को किससे साफ किया है, भारतीय शहीदों के खून से इसको साफ किया गया है। मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि आइए, खड़े हो जाइए और तालियों के साथ स्वागत कीजिए और इस फ्लैग को सैल्यूट कीजिए, ये भारत की आज़ादी का फ्लैग है। इन द नेम ऑफ दिस फ्लैग आई ऑल्सो अपील टू ऑल द लवर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वर्ल्ड वाइड दैट दे मे कोऑपरेट टू अचीव फ्रीडम फॉर द 5th पार्ट ऑफ द टोटल ह्यूमैनिटी। देखिए पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे आए हैं और क्या बोलती हैं, इस झंडे के नाम पे मैं यहाँ पे मौजूद सभी जेंटलमैन्स का, सभी लोगों का से अपील करती हूँ, निवेदन करती हूँ। अच्छा कौन लोगों से, वो क्या बोलती हैं कि यहाँ पे इस झंडे के साथ, इस झंडे के नाम पे मैं यहाँ मौजूद उन सभी लोगों से जो आज़ादी के लवर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, जो प्रेम करते हैं आज़ादी को, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि वो आएं और कोऑपरेट करें, हमारा सहयोग करें, जिससे कि पूरी दुनिया की जो 1/5 ऑफ आबादी है ना, पूरी दुनिया की 1/5 आबादी इंडिया में उस टाइम पे रह रही थी, है ना, 20% जिसको आप बोल सकते हैं। तो पूरी इंडिया की जो पूरी दुनिया की जो 20% आबादी है ना, उसकी आज़ादी के लिए और मानवता के लिए आप लोग हमारे साथ आइए और हमारे साथ लड़िए, हमारा सहयोग कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। ऐसा मैडम भिकाजी कामा ने वहाँ पे लोगों के सामने कहा और तालियों के साथ उनका स्वागत हुआ, और कई जगह से फिर हमको आज़ादी की लड़ाई में वहाँ पे सहयोग भी देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैडम भिकाजी कामा का ये योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो इसी इंसिडेंट के साथ हमारा ये जो फर्स्ट फेज का रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, इसको हम समाप्त करते हैं। अब इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट सेकेंड फेज, है ना। तो इसको हम एक और वीडियो में कवर करेंगे। तो इस तरह से 3 अलग अलग वीडियोस में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा आपके डाउट को क्लियर करने में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।